दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जिसके बारे में आप मुझे बताइए जो पैदा करने वाली चीज का भाव खुद तय ना करे? ऐसा कौन सा आदमी? एक ही है, वो किसान है और कोई नहीं। जूते बनाने वाला मोची भी अपने जूते का भाव खुद तय करता है और आपके साथ बार्गेन करता है, मेरा जूता 250 रुपए का है, लेना है लो, नहीं तो चले जाओ। किसान बेचारा ये भी नहीं कर सकता कि मेरा गेहूं इतने रुपए का है, लेना है ले लो, नहीं तो आगे चले जाओ। किसान न गेहूं का भाव तय कर पाता है, न चावल का, न चने का, न दाल का, न मटर का, न तिलहन का, न दलहन का। कोई भाव तय करने का अधिकार सरकार ने किसानों को नहीं दिया है। किसानों की वस्तुओं का भाव वो लोग तय करते हैं जो कभी किसान के बेटे नहीं रहे, जिन्होंने कभी खेती नहीं की, जिनको यह भी नहीं मालूम गेहूं का पौधा होता है कि पेड़ होता है। मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, एक कमीशन है भारत सरकार का बनाया हुआ, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन करके, ये अंग्रेजों ने शुरू किया था। ये किसानों की फसल का भाव तय करता है। इसमें एक सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होता है, वो तय करता है कि गेहूं 1100 रुपए क्विंटल खरीदा जाएगा, चावल 700-800 रुपए क्विंटल, जो भी तय होता है वो सेक्रेटरी तय करता है। एक बार एक सेक्रेटरी को मैंने पूछा था, नाम नहीं बताता क्योंकि उसकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, उसको मैंने पूछा आप कौन है, तो उसने कहा एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन का सेक्रेटरी। तो क्या काम है, तो उसने कहा भाव तय करता हूं मैं, गेहूं का, चावल का, चने का, मटर का। तो मैं पूछा गेहूं का भाव कैसे तय करते हैं, तो उसने कहा गेहूं का भाव तय करना बहुत आसान, पिछले साल का जो भाव होता है उसमें इन्फ्लेशन रेट जोड़ देता हूं, नया भाव तय हो जाता है, बहुत आसान। फिर मैंने कहा पिछले साल का, तो उसने कहा उससे पिछले साल का भाव लेता हूं, इन्फ्लेशन जोड़ देता हूं। तो उसने एक थ्योरी बता दी। तो मैं पूछा भाई सबसे पहले साल का भाव तय किया उसका कैसे किया था, तो उसने कहा उसका ऐसे किया था कि यूरिया की कीमत, डीएपी की कीमत, सुपर फॉस्फेट की कीमत लगाई, बीज की कीमत लगाई, पानी का खर्चा जोड़ दिया और ये सब तय कर दिया। मैं पूछा किसान की मेहनत, तो उसने कहा मेहनत क्या, किसान तो अकुशल श्रमिक है, उसकी मेहनत का क्या है। इतना मुझे करारा चांटा लगा गाल पर जो उसने मुझे कहा। उसने कहा किसान की मेहनत का क्या, वो तो अकुशल श्रमिक है, अनस्किल्ड लेबर है। अनस्किल्ड लेबर की कीमत तो हमारे यहां लेबर से भी कम है। रोजंदारी पर जो आप मजदूर लेते हैं उसको क्या देते हैं, 60-70 रुपए। मिनिमम गारंटी योजना में कितना, 100 रुपए। तो जो आप 60-70 से 100 रुपए देते हैं उससे भी कम कीमत किसान के श्रम की तय होती है, आपको मालूम है, जब गेहूं का भाव तय होता है। तो मैंने उस अधिकारी को पूछा कि आपको यह किसने बताया कि किसान का श्रम अकुशल है, अनस्किल्ड है, किसने बताई, किसने बनाई ये डेफिनेशन। तो उसने बेशर्मी से कहा अंग्रेजों ने। अंग्रेज तय करके गए कि इस देश में किसानों का श्रम अनस्किल्ड माना जाएगा तो उसकी कीमत सबसे कम रहेगी, इसलिए किसानों के गेहूं की कीमत साबुन से भी कम रहती है, किसानों के चावल की कीमत वॉशिंग पाउडर से भी कम रहती है, किसानों की दालों की कीमत फेयर एंड लवली क्रीम से भी कम रहती है। आप सोचो ना कितना बड़ा शोषण है। 1 किलो वॉशिंग पाउडर खरीदें तो 1 किलो दाल भी नहीं आएगी, उतने में 1 किलो वॉशिंग पाउडर की कीमत है इस देश में। 75 ग्राम की साबुन 12 से 25 रुपए। 12 से 25 रुपए 75 ग्राम है वो, 1 किलो नहीं है। एक तो साबुन 75 ग्राम है 40 रुपए का, डव। अब 40 रुपए का 75 ग्राम लगभग 50 का 100 ग्राम हो गया, 1 किलो 500 रुपए का। और गाय का घी मिलता है 1 किलो 150 से 200 रुपए का। तो किसान गाय का घी पैदा करके 150-200 रुपए किलो बेचे और कंपनियां साबुन पैदा करके 500 रुपए किलो बेचे। ऐसा शोषण चल रहा है। प्राइसेस में पैरिटी नहीं है, समानता नहीं है, मूल्यों में समानता नहीं है। और एक बात और बताते, जो गेहूं में पानी दिया जाता है उसका मूल्य लगता ही नहीं राजू, बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि मैंने एक जगह पूछा कि 1 किलो गेहूं पैदा करने के लिए पानी कितना लगता है, तो उसने तो पानी की क्वांटिटी बताई, उसने निकाला था वो इतना ज्यादा पानी था, यदि उसका पैसा पानी का 10 पैसे लीटर भी लगाए तो गेहूं का दाम के बराबर। माने वो जो पानी हम जो आज 10-12 रुपए लीटर खरीदते हैं, किसान के पानी का मूल्य 10 रुपए भी उसको नहीं मिलता है, जो 200-250 फीट नीचे गड्ढा खोद के और मोटर लगा के निकालता है। तो आप किसान को कोई मूल्य देते हैं, उसकी कीमत उसको वाजिब नहीं मिलती है। गेहूं का भाव 11 रुपए किलो क्यों है, चावल का भाव 12-15 रुपए किलो क्यों है? ये इसलिए है कि किसान के द्वारा पैदा की गई वस्तु का भाव वो खुद तय नहीं करता, उसकी मेहनत की सही कीमत उसमें नहीं लगाई जाती। और देखो कैसा शोषण और विडंबना इस देश में है कि किसान आज अगर खेत में काम करे तो उसकी मजदूरी की कीमत अनस्किल्ड लेबर वाली है, 100 रुपए रोज या 60-70 रुपए रोज। और वही किसान
अगर खेती छोड़ दे, खेत बेच दे, गांव छोड़कर शहर चला जाए और किसी बैंक में चपरासी हो जाए, तो उसकी रोज की जो कीमत है श्रम की, वो 500 रुपए से ज्यादा हो जाती है, कभी कभी 700 रुपए हो जाती है। छठे वेतन आयोग के बाद, 6 पे कमीशन के बाद तो वो लगभग 700-800 रुपए है। अब बैंक में चपरासी हो जाए किसान अपना खेत बेचकर, तो उसको एक दिन का श्रम मिलेगा, एक दिन का मूल्य मिलेगा 700-800 रुपए, और वो खेत में अपनी हड्डी तोड़े और अपने पांव गलाए और इस देश के लिए पूंजी उत्पादन करके दे, तो एक दिन का श्रम का मूल्य है सिर्फ 100 रुपए। आप सोचिए इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा। तो आप उसको अगर बैंक के चपरासी के बराबर का श्रम मूल्य देना शुरू कर दें, तो गेहूं का भाव बढ़ जाता है। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था, अगर किसी बैंक के चपरासी को सरकार जो एक दिन का वेतन देती है, गेहूं पैदा करने वाले किसान का एक दिन का श्रम भी उसके बराबर नाप लिया जाए, तो गेहूं बिकेगा 5,000 रुपए क्विंटल, चावल बिकेगा 6,500 से 7,000 रुपए क्विंटल, कपास बिकेगी इस देश में 10 से 12,000 रुपए क्विंटल, मूल्य तय हो जाएगा उसका। तो मैंने उस सेक्रेटरी से कहा कि भाई आप उनको श्रम का मूल्य उतना क्यों नहीं देते जो बैंक के चतुर्थ क्लास कर्मचारी को आप देते हो। किसान तो उससे बड़ा काम कर रहा है, बैंक का चपरासी तो कुछ काम नहीं कर रहा है, बंदूक लेके दरवाजे पर बैठा हुआ है, बंदूक कभी चलाता नहीं है और कभी उससे चलती भी नहीं है, और जब चलाने का वक्त आए तो छोड़ के भाग लेता है। बैंक डकैतियां होती हैं तो कैसे होती हैं मालूम है? चपरासी सबसे पहले भाग लेता है। जो बंदूक चलाने के लिए दी गई है और उसके लिए जो उसको पैसा मिलता है, जब चलाने का नौबत आता तो बंदूक छोड़ के भाग लेता है। उसको आप 700-800 रुपए रोज का दे रहे हो, और जो किसान अपनी हड्डियां गला रहा है और देश के लिए पूंजी उत्पादन और अन्न उत्पादन करके दे रहा है, उसको दिन की मेहनत 100 रुपए, 80 रुपए, 70 रुपए, 60 रुपए। ये सबसे बड़ा तमाशा है। हमारे देश में 3 क्षेत्र हैं। एक है सर्विसेज का सेक्टर, सर्विसेज आप समझते हैं, बैंक है, बीमा कंपनियां हैं, रेल है, पब्लिक सेक्टर है, ये एक सर्विसेज सेक्टर है। दूसरा है प्रोडक्शन का सेक्टर, इंडस्ट्री का सेक्टर है, जिसमें कारखाने चलाने वाले लोग हैं। और तीसरा है कृषि का क्षेत्र है। तो उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और सेवाओं के क्षेत्र में मिलने वाला श्रमिक मूल्य तीनों जगह अलग अलग है और जमीन आसमान का अंतर है। कृषि का मूल्य सबसे कम है, उद्योगों का उससे ज्यादा है, और सर्विसेज का उससे भी ज्यादा है। मैंने कंप्यूटर चलाना सीख लिया, टाइपिंग ही तो है ना, और वो टाइपिंग करने के लिए अगर मैं थोड़ा मास्टर हो गया तो एक एक दिन का मेरा श्रमिक मूल्य हजारों रुपए में बैठता है। आपको मालूम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए के पैकेज पे नौकरी मिलती है, तो उसका श्रमिक मूल्य रोज का 1000, 1200, 1500 रुपए, 8 घंटे काम कर रहा है, शरीर नहीं तोड़ रहा है, खाली कुर्सी पर बैठा हुआ है, एसी चल रहा है, गाड़ी में आता है, गाड़ी में जाता है, और उसका एक दिन का श्रमिक मूल्य आप हजारों में गिनते हैं। और जो किसान अपनी हड्डियां गलाता है, कमर तोड़ देता है, जिंदगी पूरी होम कर देता है, उसका श्रमिक मूल्य आप एक दिन का 100 रुपए भी नहीं गिनते। जब इतना शोषण होगा तो पूंजी उत्पादन में कमी आएगी। और पूंजी उत्पादन में कमी क्यों आई है इस देश में? हिंदुस्तान में आजादी के पहले जब खेती करने वाला किसान था ना, तो 1 एकड़ में 56 कुंटल चावल पैदा कर लेता था। इतनी उपजाऊ जमीन थी हमारी। 1 एकड़ में 56 कुंटल चावल, 1 एकड़ में 25 से 30 कुंटल गेहूं, 1 एकड़ में 90 मीट्रिक टन गन्ना, 1 एकड़ में 7 से 8 कुंटल कपास। इतनी उपजाऊ जमीन थी हमारी अंग्रेजों के पहले। फिर अंग्रेजों के आने के बाद ये यूरिया डीएपी का चक्कर शुरू हुआ, और आजादी के बाद तो बहुत भयंकर पैमाने पर यूरिया डीएपी का चक्कर शुरू हुआ। इसमें जमीन खराब होती गई, बंजर होती गई, हमारी जमीन पत्थर जैसी हो गई है। मालूम है, एक जमाना था कि इस देश की जमीन की मिट्टी पर पांव रखो तो ऐसा लगता था कि जैसे नए बने हुए रुई के गद्दे पर पांव रखकर आप चल रहे हैं। इतनी नरम, इतनी कोमल और इतनी मुलायम मिट्टी हुआ करती थी इस देश की। फिर क्या हुआ? मिट्टी में यूरिया डीएपी डाल डाल के और किसानों का दिमाग खराब किया हमारे देश के उन अधिकारियों ने और वैज्ञानिकों ने जो यूरिया डीएपी कंपनियों के एजेंट थे।
जिनका एक ही उद्देश्य था यूरिया की बिक्री को बढ़ावा देना, डीएपी की बिक्री को बढ़ावा देना। इन यूरिया डीएपी कंपनियों के एजेंटों ने किसानों का दिमाग ऐसा घुमाया कि खेत में यूरिया डीएपी डलवाया, फिर धीरे धीरे खेत को नशा लग गया। जैसे शराबी आदमी को शराब का नशा लगता है, वैसे ही मिट्टी को यूरिया डीएपी का नशा लग गया। फिर हालत ऐसी हो गई कि मिट्टी में बिना यूरिया बिना डीएपी अन्न पैदा ही ना हो, तो किसान ने कट्टे पे कट्टा यूरिया